समन संघ का जो आदेश हुआ कि आज मैं गणतंत्र दिवस के संदर्भ में कंसेप्ट दे दूं, तो मैं समन संघ के आदेश का तहे दिल से पालन करता हूं। आज सभी साथियों को, बहनों और भाइयों को समन संघ के लिए हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आज का विषय है कि समन संघ का विकास ही गणतंत्र का विकास है। ये कैसे, इसके बारे में कुछ कुछ वक्त के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। असल में गणतंत्र यानी रिपब्लिक, ये शब्द का इतिहास क्या है, उसका समन संघ से क्या रिलेशन है, और गणतंत्र का विकास अगर हुआ तो समन संघ का विकास होगा। ये दोनों बातें ऐसी है कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर समन संघ का विकास होगा तो गणतंत्र यहाँ पर विकसित होगा, और गणतंत्र विकसित होगा तो समन संघ निश्चित अपनी पावर में आ सकता है। ये बराबर का हिस्सा है इसका। तो ये इतिहास क्या है, हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि जो अरिस्टोटल और प्लूटो और ये प्लिनी, ये तीन ग्रीक इतिहासकार है, तीन ग्रीक फिलोसोफर्स है। तो अरिस्टोटल, उसको अरस्तु अरस्तु कहते हैं हिंदी में, उसका एक किताब है रिपब्लिका। उस रिपब्लिका किताब की वजह से ही रिपब्लिक ये शब्द आया, गणतंत्र शब्द आया, ऐसा बोला जाता है। पर ये आधा सच है। तो असली सच क्या है? जो अरस्तु या अरिस्टोटल से पहले ही 200-300 साल पहले यहाँ पर गणतंत्र की, जो रिपब्लिक की आइडिया इस देश में, भारत में, जम्बू द्वीप में, या उस वक्त के महाभारत में यहाँ पर बहुत जोर से पनपी थी। हम देखते हैं कि महासमंत तथागत बुद्ध के काल में 16 जनपद थे। उस वक्त जो राजा का चयन, राजा शब्द भले ही था, लेकिन उस राजा का चयन ये गणतंत्र की फिलॉसफी से, जो रिपब्लिक के आइडिया से किया जाता था। रिपब्लिक की ये फिलॉसफी है, आइडिया, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुणधर्म होता है कि इसमें जो राजा होता है वो राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता, बल्कि लोगों के बीच में से जो व्यक्ति कैलिबर है उसका, उस व्यक्ति को चयनित किया जाता है। और इसका इतिहास हम देखते हैं कि समनों के इतिहास में, बुद्धायन धम्म में बाबा साहब ने काफी कुछ लिखा है इसके बारे में। लगभग 16 गणराज्य थे, वहां पर गणतंत्र की व्यवस्था थी। उसमें हम लोग वैशाली का गणराज्य देखते हैं, अंग का देखते हैं, पूर्व का देखते हैं, वैसे शाक्य का भी एक संघ था। तो संघ डिसाइड करता था कि हमारे बीच में से किस व्यक्ति को शासन प्रशासन चलने के लिए उसको चयनित किया जाए। तो जैसे हमारी आज की जो वोटिंग की सिस्टम है, उस वोटिंग के सिस्टम से हम लोग हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया में हम नेता चुनते हैं, या जो शासन चलाने वाला मुखिया चुनते हैं या गवर्नमेंट चुनते हैं, बस उसी तरीके की प्रक्रिया उस वक्त होती थी। सिर्फ एक बात वहां पर होती थी, वहां पर लिपि नहीं थी। तो वो चयन कैसे होता था? सभा बुलाई जाती थी, जैसे वज्जियों की सभा कहो या शाक्यों की कहो। तो शाक्य संघ में राजा सिद्धोधन का चयन किस तरीके से हुआ, इसमें बाबा साहब ने खूब लिखा है। वो ऐसा होता है कि जो बांसे की लकड़ी होती है, बाम्बू की छोटी छोटी, एक दो ऐसे 3-4 इंच वाली लकड़ियां होती थी, छोटी छोटी, और लकड़ियां हाथ में दी जाती थी सभी लोगों के। और एक अलग अलग प्रकार के, जैसे 1 या 2 उम्मीदवार होते थे, उनमें से जिनको राजा चयनित करना है उसके लिए वोटिंग होता था, 1 रहो या 2 रहो। तो जिसके डिब्बे में ज्यादा, सबसे ज्यादा लकड़ियां गिरी या जमा हुई, उसका फिर काउंटिंग होता था, और उस काउंटिंग के हिसाब से उसको राजा डिक्लेयर किया जाता था। और उसको समय भी हुआ करता था कि कितने साल तक ये राज करेगा। और दूसरी बात है कि शाक्यों का संघ, वैसे ही वज्जियों का संघ, जो रूलिंग करने वाला क्लास का जो जो भी इंसान होता था, उसको संघ के हिसाब से ही शासन चलाना होता था। जब भी कभी वो राजा या जो कोई मुखिया है वो वायलेशन करता था शाक्य संघों के, या वहां के जितने भी 16 जो गणराज्य थे उनका, तो उसको निष्कासित करने की प्रोसेस भी वहां पर होती थी। इसका मतलब ये रिपब्लिक की जो आइडिया है, ये अरिस्टोटल के फिलोसफी से नहीं आई है। क्योंकि इसमें डिफरेंस ये है कि अरिस्टोटल ने जो रिपब्लिक की जो आइडिया दी थी, उसमें उसने ये कहा है कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग सुदृढ़ है, जिनके पास धन है, और जो लोग ज्ञानी है, उन्हीं लोगों में से ये राजा का चयन किया जाएगा। ये वाली आइडिया रिपब्लिक की अरिस्टोटल की थी। लेकिन शाक्यों के संघ में या 16 जनपदों के जो गणतंत्र के संघ थे, उनमें ऐसा नहीं था। कोई भी व्यक्ति समाज के किसी भी हिस्से का क्यों ना हो, अगर उसकी क्वालिटी है,
उसका कैरेक्टर है, उसकी नीतिमत्ता है, तो वो इलेक्शन के लिए या राजा बनने के लिए वो खड़ा हो सकता था और उसका चयन भी किया जाता था। नीतिमत्ता उसका मेन फोकस होता था कि कितना नीतिवान है, कितना मोरल है, इसका कंडक्ट किस तरीके से है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में जो चर्चा हो गई, तो बाबा साहब ने लिखा कि रिपब्लिक की जो आइडिया है, हमने तथागत बुद्ध के महासमनों के जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से ली है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में बाबा साहब ने कहा। जैसा कोई प्रस्ताव सिलेक्ट होता है पार्लियामेंट में, कोई बिल लेके आता है या कोई एक हाथ प्रस्ताव लेके आता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, एक स्पीकर होता है, और वो चर्चा होने के बाद उसके ऊपर वोटिंग भी होता है। जिसको जितना वोट पड़ा उस हिसाब से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि ये भी जो रिपब्लिक की जो प्रोसीजर है वो भिक्खु संघ के प्रोसीजर से अडॉप्ट की गई है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में उन्होंने कहा। इसीलिए समनों का विकास जो है वो रिपब्लिक का यानी गणतंत्र का विकास होता है, ये सिद्ध हो जाता है। अब आगे जाके ये समनों का इतिहास या समनों का कार्य अगर ठीक तरीके से बढ़ा, गणतंत्र किस तरीके से बढ़ेगा, रिपब्लिक जो नेशन है वो किस तरीके से प्रोग्रेसिव हो सकता है, इसका हम उदाहरण लेते हैं। जब संविधान हमारे देश का निर्माण होना था, लगभग 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। उसमें से 9 दिसंबर को 13 दिसंबर को एक रेजोल्यूशन लाया गया कि जो ये जो हमारा प्रियम्बल है उसका, नेहरू ने उसको प्रोड्यूस किया था संविधान सभा में। लेकिन 17 दिसंबर को जब बाबा साहब को अनएक्सपेक्टेडली बुलाया गया, वैसे देखा जाए तो अपनी पार्टी के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनका नंबर लगभग 18-19 दिसंबर 1946 को आना था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो उस वक्त के स्पीकर थे, जो उन्होंने उनका नाम एकदम ऑल ऑफ सडन डिक्लेयर कर दिया और बाबा साहब को कहा कि आपको अब बात करनी है कि हमारे देश का संविधान किस तरीके से होगा, हमारे देश की रिपब्लिक ऑफ इंडिया की आइडिया कैसी होगी, डेमोक्रेसी का वन मैन वन वोट वैल्यू के ऊपर क्या होगा। तो इसके लिए आपको अपनी बात रखनी है, और उनको टाइम था सिर्फ 10 मिनट। अब बाबा साहब ने कहा कि एक तो मुझे 10 मिनट का टाइम है क्योंकि मैं सिंगल मेंबर हूँ, ऐसे में मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो तैयारी करके नहीं आया हूँ। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बाबा साहब आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसको हमने भली भांति जाना है। उस वक्त उनके पास प्रूफ था। उन्होंने कहा कि हमने ये देखा है कि डेमोक्रेसी की पढ़ाई आपने जितनी की है उसकी दुनिया में किसी ने नहीं की है। क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने लगभग 10-15 वर्ल्ड के उस वक्त के फिलोसोफर और उससे पहले के जो फिलोसोफर है उनकी फिलोसॉफी को बहुत भली भांति पढ़ा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज अपना टॉक शुरू करो। उस टॉक में बाबा साहब ने 17 दिसंबर 1946 में जो आइडिया बनी, उससे फिर हमारे देश की रिपब्लिक की आइडिया बन गई, गणतंत्र की आइडिया वहां पर शुरू हो गई। तो बाबा साहब के बारे में बहुत सारे दुनिया के लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा था। गणतंत्र की आइडिया के बारे में बाबा साहब ने दुनिया के कई फिलोसोफर की पढ़ाई की थी, जैसे कि एडमंड बर्क है, गिबन है, थॉमस कार्लाइल है, उसके बाद जो ब्रायस लॉर्ड एक्टन है, ब्रायस लिनफुर है, टेनबी नाम के फिलोसोफर है, डेनियल ओ कॉनेल है, विलियम एंडरसन है, रेडमंड कार्सन है, ओट्टो हॉन बिस्मार्क है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, और वॉल्टेयर है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है। ऐसे उस वक्त के कई फिलोसोफर की पढ़ाई बाबा साहब ने बहुत दिल से की थी और उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी भी की थी। ये आधुनिक दुनिया के जितने भी रिपब्लिक की आइडिया करने वाले जो लोग हैं, महान तत्ववेत्ता है, उनसे भी ये आइडिया हमारे जो समनों के कल्चर में वो है। तो उन्होंने कहा ये आइडिया हमको कहाँ से मिलती है। तो कहते हैं कि समनों की जो तथागत बुद्ध की संघ की जो फिलॉसफी थी, संघ की व्यक्ति को चयनित करने की, उसके ऊपर जैसे पातिमोक्ष होता था, किसी ने अगर उसका उल्लंघन किया तो उसके ऊपर पातिमोक्ष होता था। उसमें पातिमोक्ष के नियम होते थे, पाराजिक पाचित्य और पातिमोक्ष इस तरीके के नियम होते थे। किस व्यक्ति को कितना वक्त दिया जाए ये भी प्रोसीजर होती थी। और गणतंत्र में जो राजा होता था उस वक्त का, उसके ऊपर बंधन भी होते थे, जैसे कि आज बंधन प्रेसिडेंट के ऊपर है और जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर है और जो भी कैबिनेट का मिनिस्टर है उसके ऊपर भी है। वो स्पीकर की मान्यता से ही काम कर सकेगा। तो खास बात यह है गणतंत्र की कि लोगों से चयनित किया जाता है, रानी के पेट से पैदा नहीं होने वाला। इसको रिपब्लिक की आइडिया फिर डेवलप होती गई।
इसमें से दो तीन खास बातें बाबा साहब ने कही है कि गणतंत्र बढ़ता कैसे, गणतंत्र चलता कैसे। गणतंत्र तभी फलता और फूलता है जब गणतंत्र के बीच वाली बाधाओं को हम लोग खत्म करते हैं। तो भारत के गणतंत्र के बारे में फिर उन्होंने 4 नवंबर 1948, 17 नवंबर 1948 और फिर 24 नवंबर 1948 और फिर बाद में 25 नवंबर 1949 को जो आखिरी का वक्तव्य दिया, इसमें एक गणतंत्र की आइडिया पूरी की पूरी बाबा साहब ने डाली। और उस वक्त लगभग 2 साल 11 महीने 17-18 दिन तक का ये सारा सेशन चला। उसमें हुआ ऐसा कि हमारी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते वक्त, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते वक्त लगभग 7,000 क्वेश्चंस आए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने 21 फरवरी 1946 में डाल दिया था। उसमें गणतंत्र की, रिपब्लिक की जो आइडिया है वो विद पीपल से कैसी शुरू हुई, इसका भी एक मजेदार किस्सा है। लोग बोल रहे थे कि विद पीपल की जो आइडिया है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ली थी। जरूर है, विद पीपल से शुरू करना चाहिए, ऐसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर था। लेकिन हमारी आइडिया अपने आप में, हमारी खुद की सपनों की आइडिया किस तरीके से है, ये बाबा साहब ने बात कही। तो लोग कह रहे थे कि हमारे संविधान की शुरुआत जो गणतंत्र की है वो लोगों के नाम से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, गॉड के, ईश्वर के, अल्लाह के और महात्मा गांधी के नाम से होनी चाहिए। बाबा साहब ने इसको साफ गलत बताया। और जब वो बोलने को खड़े हो गए संविधान सभा में, तो ऐसा हुआ कि लगभग उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लगभग 72-73 लोग उपस्थित थे। उसमें से आइडिया बाबा साहब ने एक लगभग 1-1.5 घंटे तक अपना संबोधन संविधान सभा के सामने गणतंत्र के बारे में कहा। और ये गणतंत्र की शुरुआत हमारे संविधान की किस तरीके से होनी चाहिए, तो उसके ऊपर बाबा साहब ने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इससे क्यों होनी चाहिए, लोग हमारे जो है सबसे ऊपर क्यों हैं, क्योंकि गणतंत्र में लोगों के हाथ में जो पावर होते हैं वो सरकार के हाथ में भी उतने नहीं होते। इसीलिए लोग ही इसके मालिक है गणतंत्र के। तो इसके ऊपर लोगों ने कहा कि नहीं, इसका वोटिंग होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि गॉड के नाम से करें, जो कि क्रिश्चियन थे। कुछ लोग जो हिंदू थे वो कहते थे कि ईश्वर के नाम से होना चाहिए। कुछ मुस्लिम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे संविधान सभा के, उन्होंने अल्लाह के नाम से किया था। कांग्रेस के कुछ साथियों ने महात्मा गांधी के नाम से इसकी शुरुआत होनी चाहिए प्रियम्बल की, ऐसा भी कहा। लेकिन बाबा साहब का लगभग 1 से 1.25 घंटे का जो संबोधन हुआ, उसके बाद ये पूरा क्लियर कर दिया कि रिपब्लिक की आइडिया का सबसे बड़ा ओनर और मालिक और जो मुखिया होता है वो वी द पीपल है, हम समन हैं। तो इससे होना चाहिए। इसके ऊपर बाबा साहब ने बड़ी बखूबी ढंग से संबोधन किया। उसके ऊपर वोटिंग हुआ और वी द पीपल को 42 वोट मिले लगभग, और ईश्वर को लगभग 16-17 वोट मिले, और अल्लाह गॉड ये इसको तो बहुत 2-2 3-3 ही वोट मिले। इसका मतलब गणतंत्र चलाने के लिए वी द पीपल यानी हम भारत के लोग लगभग बहुमत से जीत गए। और उस वक्त से फिर गणतंत्र को चलाने वाली वी द पीपल की आइडिया को एक्सेप्ट किया गया। ये थ्योरी हमारे गणतंत्र की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि गणतंत्र चलता कैसे, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूलिंग रूलिंग रिपब्लिक रिपब्लिक नेशन। तो कहते हैं कि किसी देश को अगर रिपब्लिक बनना है तो उसमें 2-3 बातें जरूरी है। वो उन्होंने मोटे तौर पर खासकर रिपब्लिक की आइडिया देते वक्त बताया कि हमारे गणतंत्र बनने के लिए खासकर 2-3 बाधाएं है। तो एक कहते हैं कि हमारी जो आइडिया है वो गणतंत्र बनाने के लिए लोग इकट्ठा होने चाहिए, लोगों की विचारधारा लोकतंत्र के मुताबिक होनी चाहिए। वो कैसी, तो कहते हैं कि इसीलिए कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण होना जरूरी है। जाति विरहित समाज की रचना जब तक नहीं होगी तब तक हमारा लोकतंत्र सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र के प्रिंसिपल जो है बाबा साहब ने कहे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय है। ये चतुसूत्री के ऊपर आधारित लोकतंत्र या गणतंत्र चलता है। क्या हमारे पास ऐसा लोकतंत्र है, ऐसा गणतंत्र है? तो उस वक्त के लोगों से आपने उन्होंने कबूल कराया कि नहीं, हम लोग लगभग 6,743 जातियों में बटे हैं और एक एक जात यानी एक एक राष्ट्र है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा बैरियर हमारा है कास्ट। वो कहते हैं कि कास्ट और एंटी नेशनल, जाति जाति ये हमारे देश के विरोधी तत्व है। जब तक जाति जातियां खत्म नहीं होती, जो कि हम कहते हैं कि जन्म से जन्म जन्म को ही हम कहते हैं, तो वो जाति यानी वो चातुर्वर्ण से ली हुई
फिर उपज निकली हुई वो जाति के ऊपर उस वक्त की विचारधारा कहती थी। तो उन्होंने कहा कि कास्ट आर एंटी नेशनल, दैट दे शुड बी इरेडिकेट इन एनी वे। किसी भी हालत में जब तक हम लोग गणतंत्र की बात कर रहे हैं तब तक हमको जाति की आइडियोलॉजी को खत्म करना पड़ेगा। समन संघ की जो आइडियोलॉजी बिल्कुल इसके बराबर है। समन संघ कहता है कि जाति की जो भावना है, जाति का जो मूल है, उसको तुम उल्लेख ही मत करो, उसको भूल जाओ, क्योंकि कास्ट इज द नोशन इन द माइंड्स ऑफ मैन। ये कास्ट इन इंडिया में बाबा साहब ने थेरी 1916 में लाई थी। कास्ट ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखती, वो हमारे मेंटल में, हमारे मन की भावना में है। अब वो निकाली कैसी जाती है कि जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड से अगर कोई डर हो या कोई विचार हो, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, आनापाना मेडिटेशन से कंसंट्रेट होता है हमारा माइंड, विपश्यना से हमारा माइंड स्कैन करता है, सारी संवेदनाओं को मिटाया जा सकता है, और हम लोग दुख के ऊपर विजय मिलाकर सुखी बन जाते, अरहत बन जाते, सोतापन्न सकुर्दागामी अनागामी अरहत बन जाते, और एक एक व्यक्ति इस सुख को प्राप्त कर लेता है, दुख से ऊपर ऊपर उठता है। तो ये वाली आइडिया लोकतंत्र में या गणतंत्र में किस तरीके से लाई जाए, तो इसकी जड़ है जाति की व्यवस्था को खत्म करना। कास्ट के नोशन को, कास्ट की भावनाओं को आपके मन से आपको हमेशा के लिए मिटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, तो जाति का उल्लेख मत करो, जाति को मन के भावना से बिल्कुल हटा दो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि द सीमेंटिंग प्रोसेस हाउ इट कुड बी, ये सीमेंटिंग की प्रोसेस कैसी होगी। जैसे कि हम किसी इमारत का निर्माण करते हैं तो उसमें गिट्टी, रेती, पत्थर या सीमेंट एक जगह जमा करते, उसका मिक्सिंग करते हैं, लेकिन जब तक उसको हम लोग उसमें पानी ऐड नहीं करते तब तक ये सॉलिड नहीं होता। जैसे हमने ये मिक्स में पानी ऐड कर देते हैं तो पानी सारी चीजों को एक जैसा इतना सॉलिड बनाता है कि हम दीवार को तोड़ने की भले कितनी भी कोशिश करें लेकिन वो टूटती नहीं। तो कहते हैं कि गणतंत्र की आइडिया भी इस तरीके से है। ये गणतंत्र में सीमेंटिंग की या पानी डालने की प्रोसेस कैसी है, तो कहते हैं कि लोग जो है एक दूसरे के साथ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, इस भावना से जब तक नहीं चलेंगे तो ये भावना आएगी कैसे, तो वो समनों के फिलॉसफी से आएगी। क्योंकि महान समन, हमारे महासमन तथागत बुद्ध ने अपनी थेरी उसी के ऊपर आधारित बताई थी। और बाबा साहब ने संविधान सभा में और बीबीसी लंदन में 1954 में, वैसे तो संविधान सभा के पहले भी उन्होंने 1936 में इमेंसिपेशन व्हाट वे, मुक्ति किस मार्ग से मिलेगी, इस भाषण में, और लगभग 1942 में, 1946 में, और उनके अनेकों ग्रंथ में, जो रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें भी, और बहुत सारे ग्रंथों में, एनिलेशन ऑफ कास्ट में, इन सारी ग्रंथों में उन्होंने अपनी भूमिका गणतंत्र की बताई थी। तो उस वक्त वो कहते हैं कि मेरी जो आइडिया है, मेरे जीवन की जो फिलॉसफी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इन तीन तत्वों में है। और कोई ऐसा कहेगा कि ये विचारधारा मेरी है कि मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से या फ्रेंच राज्य क्रांति से ली है, आई हैव नॉट, मैंने ये मेरी विचारधारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं ली, आई हैव टेकन इट फ्रॉम माय मास्टर बुद्धा, मैं मेरे महासमन तथागत बुद्ध के आइडियोलॉजी से, उनके फिलॉसफी से, उनके महासमनीय धम्म से ये आइडिया मैंने ली है। इसीलिए वो संविधान सभा में कहते हैं कि ये सीमेंटिंग की प्रोसेस है, उसमें जो पानी ऐड करने का है, समनों की जीवन जीने की, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की विचारधारा जब तक पानी जैसी उस मिक्सचर में ऐड नहीं होती, जो रेती है, गिट्टी है, जो पत्थर है या सीमेंट है, उसमें जैसे पानी मिलाया जाता है, इस प्रकार की समनों की फिलॉसफी, समनों की विचारधारा जब ऐड करोगे तब जाके आपकी गणतंत्र की आइडियोलॉजी सॉलिड हो जाएंगे। और ये गणतंत्र इतना सॉलिड हो जाएगा कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये फिलॉसफी बाबा साहब ने कही। तो वो कहते हैं कि पहला जो प्रिंसिपल है वो कास्टलेस सोसाइटी के ऊपर काम करना होगा। इसीलिए चैप्टर 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 में एक बात लाई है बाबा साहब ने गणतंत्र को सॉलिड करने के लिए, कि 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी कानून थे, जितने भी कायदे कानून बने थे, उनको एक ही आर्टिकल ने ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिए गए आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी लाई, जो लगभग 1,500 साल तक जो हमारी विषमता चलती थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये जो वाला जो सिस्टम था, और उसी के ऊपर आधारित लगभग 6,743 जातियों का जो समाज में विषमता फैलाने का जो काम करता था, वो गणतंत्र के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा था।
इसको मिटाने के लिए उन्होंने फिर ये थ्योरी दी कि कास्ट को हमको खत्म करना पड़ेगा, और ये चातुर्वर्ण की व्यवस्था और कास्ट की व्यवस्था हमारे बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन इसको लाओगे कैसे? तो आपको जाति की नोशन को खत्म करना पड़ेगा मन से। ये एक बात। दूसरी बात कहते हैं कि द आइडिया ऑफ इंडिया जो कैसी आएगी, तो कहते हैं कि एनलाइटन इंडिया। पहली बात तो टू क्रिएट कास्टलेस सोसाइटी, पहला मैसेज है गणतंत्र का। दूसरा है टू एस्टेब्लिश एनलाइटन इंडिया। एनलाइटन इंडिया का अर्थ होता है कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। ये प्रबुद्ध भारत के निर्माण में बाबा साहब कहते हैं कि ये गणतंत्र की जो आइडिया है, जरूरी नहीं कि सारे लोगों ने धम्म ही एक्सेप्ट करना चाहिए, बट आप अपने धर्म की मर्यादा जो है चार दीवारों के अंदर ही आप अपने धर्म की प्रैक्टिस करो। लेकिन जब आप पब्लिक में आते हो, आप सिटीजन बनते हो, लोगों के बीच में आते हो, तो तब आपको आपकी जो पर्सनल प्रैक्टिस है आपके रिलीजन की, ये यहाँ पर लानी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब आप आपके धर्म के हिसाब से कोई ग्रंथ को फॉलो करते हो, किसी विचारधारा को फॉलो करते हो, लेकिन जब आप गणतंत्र में आते हो तो आपको ये आइडिया इधर लानी नहीं है। इसलिए आपकी वो इंडिविजुअल या आपके चार दीवारों के बीच वाली आइडिया होनी चाहिए। इसी से ही फिर जो है एनलाइटन इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होगा। और एनलाइटन इंडिया इस्टेब्लिश करने के लिए वो कहते हैं कि जो सीमेंटिंग की प्रोसेस है, उसमें आपको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की प्रणाली को आपको लाना पड़ेगा और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाके आपकी गणतंत्र की आइडियोलॉजी उभर कर आएगी और आप इस देश का एक बहुत बड़ा उभरा हुआ या बहुत प्रगतिशील नेशन करके आप आगे आओगे। वो आगे कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, एक नेशन है। वो कहते हैं कि दोज हु बिलीव दैट इंडिया इज ए नेशन दे आर इन इल्यूजन। जो लोग ऐसा समझते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, वो भ्रम में है। वी आर नॉट नेशन एट, हम लोग अभी तक नेशन नहीं है, राष्ट्र नहीं है। वी आर नेशन इन द मेकिंग, हम लोग राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। क्योंकि अभी अभी हमने शुरुआत की है रिपब्लिक की। अभी हमको हमारे बीच की जो दूरियां है वो खत्म करनी है। कौन सी दूरियां है? तो हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो हमारे मन का नोशन जाति में है। वो इस जाति का है, वो अछूत है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है। इस तरीके से लोगों की तरफ देखने का हमारा भाव होता है। जब तक आप ये भावना को, इस नोशन को खत्म नहीं करोगे, इसका मतलब आप एक समन करके आइडेंटिटी नहीं लाओगे आपकी, जो कि इक्वालिटी को में बिलीव करता है, तब तक इस देश का लोकतंत्र समृद्ध नहीं होगा। ये उन्होंने आगाह कर दिया। 1949 के 25 नवंबर की रात को जो दिया हुआ संबोधन है वो इतना हिस्टोरिक है। उन्होंने कहा कि इसके बीच की बाधाएं कौन सी है? कास्ट तो एक है ही है ये नेशन बनने के बीच में की। दूसरी बाधा है हीरो वर्शिप, जो कि हमारे 29 लाख संगठनों को हम देखते हैं और उसमें से 4.5 लाख संगठनों को एक्टिव संगठन है उसमें देखते हैं। अभी किसी साथी ने बामसेप का उल्लेख किया है, उसमें की कमियां बताई है कि हम लोग बामसेप में जाते हैं, वहां पर अधिवेशन में जाते हैं, वहां पर क्या नजर आता है? तो हीरो वर्शिप की आइडिया जैसे कि वैसी है। आप कहते हो कि आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया में रहते हो और किसी संगठन के मुखिया हो, और आप ये चाहते हो कि मैं, मेरे लिए एक अलग प्रकार की कुर्सी होनी चाहिए क्योंकि मैं संगठन का मुखिया हूं। मैं जो कहूँ मैं जो कहूंगा, इस अधिवेशन को साकार करने के लिए आपको चंदा देना है, और चंदा का खर्च मैं हिसाब दूंगा या नहीं दूंगा ये मेरे ऊपर निर्भर है। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी हमने, ये गणतंत्र की आइडियोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे, इसीलिए हमारे सारे के सारे जितने भी संगठन टूट रहे हैं। इस संगठन को टूटने की प्रक्रिया से हमको किस तरीके से उभरना होगा, किस तरीके से बाहर आना होगा? तो कहते हैं कि समन संघ की जो आइडियोलॉजी हमने जो अडॉप्ट की है, बस वही है। आपको आपकी पहचान पहले लानी, तैयार करनी पड़ेगी। कौन सी पहचान है? क्योंकि आज हमारी पहचान इस्टेब्लिश हुई नहीं है। इसका मतलब है हम लोग जो है एनलाइटन इंडिया इस्टेब्लिश हुए ही नहीं है, तो हम लोग राष्ट्र कैसे बनेंगे? तो ये हमारी जो एनलाइटन इंडिया बनाने की आइडिया है, गणतंत्र की आइडिया के साथ साथ बननी चाहिए थी। लेकिन आज 76 ईयर्स हो गए हमारे लोकतंत्र को लागू होने में, फिर भी हमारी ये आइडियोलॉजी हमने अडॉप्ट नहीं की। इसका दोष किसका है? हम लोग बार बार कहते हैं कि वो वमन लोगों के संगठन ने, जो वमन है, उल्टे लोग हैं, मुंह से पैदा हुए लोग हैं, उनकी वजह से हम लोग पीछे हैं। उनकी वजह से हमारे लोगों की प्रगति नहीं हुई, उनकी वजह से हमारा सारा कुछ विकास रुका हुआ है, ठप है। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है, वो लोग कारणीभूत है ही नहीं। जो दूरियां है, जो
मेन प्रॉब्लम है हमारे स्वभाव में है, हमारे नोशन में है। क्या हमने हमारे एससी एसटी ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों ने एक दूसरे को इकट्ठा लाने की कोशिश की? क्या हमने जातियों के नोशन को खत्म कर दिया? इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं है। जब तक हम लोग, हमारे बीच में से जो लोग जन्मजात समन संघी है, इन्होंने जब तक ये विचारधारा नहीं अपनाई कि मैं समन हूं और मेरी पहचान समन है, मेरी विचारधारा समनों की है, इक्वालिटी की है, फ्रैटर्निटी की है, सोशल जस्टिस की है, लिबर्टी की है, जब तक मैं अपने समन भाई को, अपने समन बहन को अपना नहीं कहूंगा, तो लोकतंत्र या ये जो गणतंत्र की आइडियोलॉजी हमारे बीच में स्टैब्लिश नहीं होगी। वो लोग तो आपको कभी भी गणतंत्र में जीने नहीं देंगे। उनके बीच का सबसे बड़ा रोड़ा है भारत का संविधान। वो कहते हैं कि जब से संविधान इंप्लीमेंट हुआ है तब से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमको किसी को सैल्यूट करना पड़ता है। कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, वो नीचे तबके का है समाज से, वो ऊपर आता है और हमको उसको सैल्यूट करना पड़ता है। ये हमारे फिलोसॉफी में नहीं बैठता है। इसीलिए इस लोकतंत्र का जो मेन रोड़ा है उनके बीच का, गणतंत्र का, वो है भारत का संविधान। इसको भारत के संविधान की तरफ वो बुरी नजर से देखते हैं। हमको ये अगर देखना है तो हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये बात, हमारे बीच में बुराई है। जब तक हम लोग ये ना समझ ले कि मैं इकट्ठा होने के लिए मेरी सीमेंटिंग की प्रोसीजर में समनों की फिलोसॉफी को जैसा पानी ऐड किया जाता है उस मिक्सचर में, तब जाके हम लोग सॉलिड समन बन पाएंगे। ये विचारधारा को हमको सबसे पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके बीच का कारण क्या है? कौन सी ऐसी बात है कि हमको ये समन बनने से रोकती है? तो वह है हमारे स्वभाव में, हमारे मन में, हमारे माइंड के नोशन में आई हुई बाधा है। ये पद का, प्रतिष्ठा का, मंचमाला का, अहंकार का, ये वाला जो गुण है हमें ये बार बार सताता है। ये हमको इकट्ठा नहीं होने देता। यही चीजें हमको समन बनने में रुकावट डालता है। यही चीज है कि हमारी पहचान बनने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बना है। वो वमन लोग नहीं है हमारे बीच का रोड़ा, क्योंकि आप संख्या में 85% से ज्यादा हो, लगभग 90% संख्या में हो, और आप डिसाइड करोगे, क्योंकि लोकतंत्र या संविधान कहता है कि गणतंत्र को आपको अगर शाबूत ढंग से, अच्छे ढंग से अगर इंप्लीमेंट कराना है तो 51% में आ जाओ, और अगर आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी करनी है तो लगभग 66.5 मेजॉरिटी से आपको लोकतंत्र में, गणतंत्र में चुन कर आना पड़ेगा। आप जैसा चाहो वैसा गणतंत्र बना सकते हो, आप जैसा चाहे वैसी समनों की पहचान स्टैब्लिश कर सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा ये नेशन जो है, जो आइडिया ऑफ इंडिया, रूल ऑफ लॉ, और ये जो हमारा जो गणतंत्र है, कास्टलेस सोसाइटी बना सकते हो, और जो एनलाइटन इंडिया, प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर सकते हो। इसलिए आज के जो 26 जनवरी के लगभग 76 ईयर होने के बाद भी ये आइडियोलॉजी हमने समनों की पता नहीं है हमको। ये सारे समनों ने बार बार कहा, सारे पुरखे हमारे जो समन है, तथागत बुद्ध से पहले और तथागत बुद्ध के बाद जितने भी आए, सम्राट अशोक ने अपने राज्य में, भले ही वो राजेशाही थी, भले ही वो किंग का किंगशिप थी, लेकिन उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो ह्यूमैनिटी के ऊपर आधारित थी। समन सम्राट अशोक कहता है कि ऐसा ही विद्या याम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। भले ही वो राजा था, लेकिन वो समनों की फिलॉसफी स्टैब्लिश करने वाला, लोकतंत्र जो है, गणतंत्र है, वो समनों के विचारों का गणतंत्र स्टैब्लिश करने वाला राजा था। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो मेरी फिलॉसफी है, ऐसा ही विद्यायाम, मतलब ऐसा ही यानी ऐसा है, विधि यानी कानून, शासन की व्यवस्था, याम यानी मेरे राज्य का कैसा है, तो कहता है धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। जो धम्म है, जो समनों का समणीय धम्म है, समणीय धम्म जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और सोशल जस्टिस की बात करता है, उसी को मैंने कानून बनाया। ये मेरे समन पुरखे, खासकर मेरे महासमन तथागत बुद्ध की विचारधारा को, समणीय धम्म की विचारधारा को मैंने शासन की प्रणाली में अडॉप्ट किया है। इसलिए उनका शासन युद्ध के बाद भी, जब युद्ध के बाद उन्होंने कलिंगा युद्ध में तलवार नीचे डाली थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में वो इतने सख्त थे कि कोई भिक्खु हो, अगर वो विनय का पालन नहीं करता हो, समनों के विनय जो 227 थे भिक्खुओं के लिए, 311 भिक्खुनी के लिए, और उपासक उपासिकाओं के लिए लगभग 10 शील थे, पंचशील, अष्टशील और दशशील। और जिस दिन सन्निपात बहुल लगता था शनिचर को,
तो उस शनिचर में सबसे पहले राजा का आदेश होता था। रज्जुक, रज्जुक यानी राज्य का जो प्रमुख होता था उसको रज्जुक कहते हैं। और आयुक्त यानी आज का जो आयुक्त होता है, जो कमिश्नर होता है, जो डिवीजन लेवल पे होता है, वो आयुक्त के ऊपर ये जिम्मेदारी होती थी कि किस गांव के, किस जिले के, किस प्रांत प्रांत से, किस एरिया से जो भी सन्निपात बहुल हुआ है, क्या वहां के लोग ये पंचशील, अष्टशील और दशशील का पालन करते हैं या नहीं है। अगर नहीं करते तो उसकी लिस्ट अलग से बनती थी और उसको ताकीद दी जाती थी कि आपने, आपका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हमें मालूम पड़ा है समनों के मीटिंग में कि आप शराब पीते हो, यानी सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना वेरमनी, इस सील का आप पालन नहीं करते हो। आपको ताकीद दी जाती है कि अगली सन्निपात बहुल की शनिचर की जो संगीति होगी उसमें अगर आप फिर से दोहराओगे तो आपको सजा दी जाएगी। भिक्खुओं के लिए भी ऐसा होता था। लगभग ऐसा कहते हैं 60,000 भिक्खुओं के चीवर उतार दिए थे। क्यों? क्योंकि समणीय धम्म की, जो समणों की कल्चर की आइडियोलॉजी ऐसी थी कि समणों की विचारधारा का पालन हर एक को करना जरूरी था। क्या आज हम लोग ऐसा ही करते हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्राटर्निटी और सोशल जस्टिस का पालन हम करते हैं? जो सत्ता में बैठे वो लोग, जो जुडिशरी में बैठे हैं वो लोग, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं जो लोग, और क्या ये इसका पालन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वो क्यों करेंगे? क्योंकि उनके ऊपर आपका प्रेशर ही नहीं बना है। प्रेशर कब बनता है? तो बाबा साहब कहते हैं कि जब आपकी कल्चरल रेवोल्यूशन हो जाती है और सोशल रेवोल्यूशन हो जाती है, तब जाके आपका पॉलिटिकल चेंज होता है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल चेंज इज नॉट इनपुट, इट इज आउटपुट। जब आपका कल्चरल और सोशल इनपुट जाता है, आप कल्चरली इकट्ठा हो जाते हो, समनों के कल्चर की पहचान आपकी जब इकट्ठा हो जाती है, एक बनती है, तो आपकी पॉलिटिकल व्हील हो जाती है। जब इलेक्शन का वक्त आएगा और आप समन के तौर पे अगर इकट्ठा हो जाओगे 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो आप डिसाइड करोगे पहले दिन कि कल जाके मुझे चुनाव में वोट करना है और समनों का आदेश ऐसा है, समन संघ का आदेश है कि मुझे इसी व्यक्ति को चयनित करना है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या किसी पार्टी को बिलोंग करता हो। उसका नेचर अगर वो समनों की फिलोसॉफी से अगर आचरण करता है, पंचशील, अष्टशील, दशशील वाला, या फिर नीतिवान अगर है, तो उसी व्यक्ति को हम, हमारा प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि करके इस गणतंत्र में चयनित करेंगे। ये रूल ऑफ लॉ बाबा साहब ने अपेक्षा की थी इसकी। ये अभी तक सपना पूरा नहीं हुआ। इसके बीच में इसीलिए ये नहीं हुआ, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम लोग इकट्ठा नहीं आए, हम लोग एक दूसरे को समझने में कम पड़े हैं, हम लोग एक दूसरे की बुराई के ऊपर ज्यादा बोलते रहते हैं, और हम लोग अपने पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंचमाला और अहंकार की सारी इन बातों में लिप्त है। जब तक हम लोग इस हमारे गुण को, इन बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे और हमारी पहचान जो समन पहचान है जब तक हम बनाएंगे नहीं, तब तक इस गणतंत्र का कोई फायदा नहीं होने वाला। और हमको अगर ये गणतंत्र अगर साबुत रखना है, गणतंत्र अगर बहुत हजारों साल तक अगर कंटिन्यू रखना है, तो समनों की कल्चर को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, समनों की पहचान को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और समनों की पहचान स्टैब्लिश करने के लिए जब बाबा साहब ने कहा था कि कास्टलेस सोसाइटी स्टैब्लिश करना और टू एस्टैब्लिश एनलाइटेड इंडिया, प्रबुद्ध भारत के निर्माण करना, ये दोनों बातें तब सक्सेस हो सकती है जब आप समन करके इस देश में आइडेंटिटी के तौर पर, पहचान के तौर पर उभर कर आएंगे। लोग आपके दरवाजे पर, चौखट पर आएंगे, आपको सलाम करेंगे, आपको विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपा करके हमें सपोर्ट करो, क्योंकि आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ लोग हैं। आप डिसीजन लो कि मेरी विनती को आप मंजूर करोगे, मेरी विनती को, मेरी अर्जी को मान्यता देंगे। तो ये वाली फिलॉसफी है गणतंत्र की, असली फिलॉसफी है। हम लोग आज तक इस फिलॉसफी को अडॉप्ट करने में, और जो आइडिया ऑफ इंडिया है, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में अभी तक हम लोग अनसक्सेस रहे हैं, क्योंकि हमने जो संगठन इस्टेब्लिश की है इसमें आइडियोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो रहा है। कब तक हम करेंगे? हम डिसाइड कर सकते कि चलो आने वाले 5 साल में 2029 तक क्या हम लोग 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग ज्वाइन हो सकते हैं? समनों की फिलॉसफी का प्रचार प्रसार ऐसा करेंगे कि आने वाले 2029 में एक, बिल्कुल एक बीच में रोड़ा बनेगी उन लोगों के जो लोग मानते नहीं हमको। उनको हमारी चौकट पर आना पड़ेगा, हमारी बात को सुनना पड़ेगा। ये बात जिस दिन आएगी, तब हमारा लोकतंत्र सही में सच्चा लोकतंत्र, समनों का लोकतंत्र, और हमारे आचरण के ऊपर, सीलों के ऊपर आधारित हमारा लोकतंत्र बनेगा। यही अर्थ है हमारे लोकतंत्र का। वरना हम
तो कहते तो बहुत है जनगण मना और लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की जय जयकार करते हैं, लेकिन असल में हम लोकतंत्र में जी नहीं रहे। और हमारी पीढ़ी का तो छोड़ दो, हमें कुछ सहूलतें मिली है, कुछ आरक्षण मिला है, कुछ हमारे जीने के अधिकार मिले हैं, पर इसके बाद अगली पीढ़ी का क्या होगा आपके? अगर इस लोकतंत्र को बनाए रखने में आप आज दुरुस्त नहीं हो जाते हो, तो कल के भविष्य में आपके सामने बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को अगर मिटाना है तो हमारी सपनों की पहचान को हमें लाना पड़ेगा, हमारी गणतंत्र की आइडियोलॉजी को ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। टू क्रिएट कास्टलेस सोसाइटी, जाति विरहित समाज की व्यवस्था को बनाना पड़ेगा और एनलाइटन इंडिया को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे सामने गणतंत्र हम कुछ साल तक मनाएंगे, क्योंकि वो गणतंत्र मिटाने का आइडिया उन्होंने मई के इलेक्शन में किया था 400 पार वाला, वो सक्सेस नहीं हो गया। हो सकता है दूसरी चालें करके वो लोग और कुछ करेंगे, क्योंकि उनको सपनों में अलग अलग फूट डालकर शासन करने की, डिवाइड एंड रूल की आइडियोलॉजी इनकी पूरे हजारों साल से ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और हम उसी के बलि पड़ते हैं, हर वक्त उनकी बातों में आ जाते हैं और हम अपने सपनों के प्रति गुमराह हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, टूटते हैं। इसको बाबा साहब ने ब्रोकन मैन कहा है। जो कास्ट इन इंडिया की थ्योरी बाबा साहब ने बताई है, वो कहते हैं कि जो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये ब्रोकन मैन है, टूटे हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं। इन लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए, तो सोल्यूशन भी उन्होंने दिया है बहुत सारी बातों में, उनके लिटरेचर में, उनके भाषणों में, उनके ग्रंथों में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट की अगर हम गहराई से स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमको पता चला है कि सारे सवालों का जवाब हमारे पास है। बस जरूरी है कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना, आचरण करने की जरूरत है, और कुछ विनयों का, 10 गोल्डन रूल का पालन हमको करना पड़ेगा। तो ये संभव है, तो ही हमारा गणतंत्र गणतंत्र आगे जाके टिकेगा, बरकरार रहेगा, और आने वाली पीढ़ियों को हम सुख का जीवन दे सकते हैं। इतनी बात मुझे कहनी थी लोकतंत्र के बारे में। अगर मेरी बात से अगर कुछ गलत हुआ हो, या किसी को आहत पहुंची हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो समन संग मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो, संगो खमतु तम ममं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल समन्स।